हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ मैं चैप्टर 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया, लेक्चर नंबर 5। जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ख़त्म हो गया था। डिस्कस किया था अपन ने कि लास्ट जो वो चौरी चौरा का केस हुआ था जहाँ पर 22 पुलिस वालों को जला दिया था भीड़ ने और 3 सिविलियन मारे गए थे। उसके बाद में महात्मा गांधी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। अब वहाँ से जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो है वो बेस कैसे बना और किस तरह से हम उस मूवमेंट की तरफ शिफ्ट हुए उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। इन February 1922, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन बिकॉज महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वॉज टर्निंग वॉयलेंट। महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि मूवमेंट ऑफ वॉयलेंट हो गया है, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। अब हमने ये बात की थी कि उस समय इलेक्शंस होने वाले थे और कांग्रेस ने इलेक्शंस का बायकॉट किया था। तो उस समय जो सेकंड पॉइंट देखिए, सम लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। कुछ जो लीडर्स थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनमें से बड़े लीडर जो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की, स्वराज पार्टी, और वो पार्टी बनाकर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए नेक्स्ट अप, इन लेट 1920s Indian politics again shaped because of two factors. The first effect was the worldwide economic depression and the second effect was the falling agricultural prices. उस समय इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था। ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस जो है वो गिर चुके थे, किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था, प्रॉपर प्राइस उनको मिल नहीं रहे थे। ठीक है। अ स्टैट्यूटरी कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। एक्चुअली एक एक्ट बना था 1919 में, 1919 में, मॉन्टेस्क्यू चैम्प्सफोर्ड एक्ट। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि कमिटी जो है वो 10 साल के बाद इंडिया आएगी और इंडिया आकर इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है। तो ये तय किया गया था। तो 1919 में तय किया गया था। कमिटी को 1929 में आना चाहिए था पर वो 1927 में आ गई थी। ठीक है। जब 1927 में कमेटी आई, उस कमेटी का जो नाम था वो था साइमन कमीशन। ठीक है। यहाँ देखिए 1927 या 1928 स्टार्ट के अंदर द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया एंड इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो लाहौर में आया था ये। लाहौर उस समय इंडिया का पार्ट था। लाहौर में जब ये आया था तो इकट्ठे हुए थे लोग, बहुत सारे भीड़ वहाँ पर, और लोगों ने वहाँ पर नारे लगाया साइमन गो बैक। उसका रीज़न ये था कि देयर वर 7 मेंबर्स इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। कई तो ऐसे थे जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे थे। ठीक है। तो उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को उस लायक नहीं मानते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सके। लाला लाजपत राय वॉज किल्ड देयर ड्यू टू लाठी चार्ज लेड बाय पुलिस। जब यहाँ पर मूवमेंट किया गया, लोगों ने विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, तो वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज के अंदर एक बहुत ही बड़े लीडर थे लाला लाजपत राय, उनकी वहाँ पर जो है वो डेथ हो गई थी। उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है। तो साइमन कमीशन जो आया था उसका मेन एम ये था कि जो कमेटी है वो यहाँ पर आके जो कंडीशंस है इंडिया की वो वॉच करेगी और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेशन देगी कि इंडिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडियंस जो है वो इतने एलिजिबल नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो फॉर्म कर सके। लेकिन इस चीज़ को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने। ठीक है। तो पॉइंट देखिए, ब्रिटिश सेड दैट इंडियंस आर नॉट स्किल्ड टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मोतीलाल नेहरू took it as challenge and he with 8 other leaders drafted a constitution in 1928। 1928 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के यहाँ पे शो किया था। Now in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और full independence for India। देखिए दिसंबर 29 से पहले इंडियंस जो है वो स्वराज की मांग कर रहे थे। स्वराज मीन्स होता है डोमिनेंट स्टेटस, लेकिन अब जो डिमांड यहाँ पर है वो है पूर्ण स्वराज की। मतलब कि इंडियंस ने अपने आप को टोटली जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। जो लाहौर कांग्रेस का सेशन था यहाँ पर
उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके अंडर में उन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसके अलावा इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। यह तय किया गया कि आज के बाद में 26 जनवरी 1930 जो है वो भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और जब बाद में इंडिया को फ्रीडम मिली तो इस डेट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर किया था, जिसे हम आज रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बात है, सैमन कमीशन आया, वापस चला गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होगी कि इंडिया के जो वायसराय हैं उस समय वो लॉर्ड इरविन हैं। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर सेंड किया वायसराय इरविन को। उन्होंने इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी, 11 मांगे रखी। ठीक है, और उन 11 डिमांड्स में से अमंग द डिमांड्स द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड ऑफ अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स विच इज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स को हटा दिया जाए। देखिए, सॉल्ट जो है उस समय सिर्फ गवर्नमेंट ही फॉर्म कर सकती थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो काम गवर्नमेंट का था। ठीक है, तो और सॉल्ट के ऊपर जो है वो टैक्स लिया जाता था बाकी लोगों से। तो गांधी जी की जो डिमांड थी 11 डिमांड्स, उससे एक इम्पॉर्टेंट डिमांड ये थी कि जो सॉल्ट टैक्स था उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, उसका एक रीज़न ये भी था कि उससे पहले जो है वो सॉल्ट बनाने का काम जो है वो गुजरात का जो एरिया था वहाँ पे रेबारी जातियाँ हुआ करती थी, कास्ट हुआ करती थी एक रेबारी, वो सॉल्ट बनाया करते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सॉल्ट बनाना शुरू किया और बाकी लोगों के लिए बैन कर दिया कि वो सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया था। तो ये भी कारण था कि उन्होंने सॉल्ट टैक्स को रिमूव करने की डिमांड यहाँ पर रखी है। महात्मा गांधी ने ये बोला इरविन को कि डिमांड जो है वो 11 मार्च तक अगर उन्होंने नहीं मानते हैं तो उस केस में एक बड़ा मूवमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। द डिमांड्स नीड टू बी फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस विल स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कहा गया कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने डिमांड नहीं मानी तो महात्मा गांधी एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट करेंगे सिविल डिसओबीडियंस नाम से। ठीक है, द फेमस Salt March was started by Mahatma Gandhi, accompanied by 78 of his trusted volunteers. जब 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की जो डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती का जो उनका आश्रम था वहाँ से उन्होंने जो है वो मार्च स्टार्ट किया। देखिए, द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, लगभग 240 माइल्स का ये मार्च था फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन दांडी। उन्होंने तय किया कि साबरमती आश्रम से पैदल वहाँ से 240 माइल्स दूर जो दांडी है गुजरात में, वहाँ वो जाएंगे। दांडी एक कोस्टल एरिया है और वहाँ जाकर वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे, मतलब कि नमक बनाएंगे और नमक का जो कानून है, लॉ है, उसको ब्रेक करेंगे। ओके, ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं एंड वायलेट द लॉ, कानून को तोड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। एक जब उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया तो उसके बाद में जो लॉ ब्रेक किया उसी को शुरुआत माना जाता है इंडिया में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का। आपको याद हो तो हमने नॉन कॉपरेशन में बात की थी कि गांधी जी ने उस समय 4 स्टेप रखे थे। ठीक है, और चौथा स्टेप जो था उनका उस समय सिविल डिसओबीडियंस था। तो वो स्टेप यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया है। मतलब महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा कि हम नॉन कॉपरेशन की तरह जो 4 स्टेप थे वो फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा जो चौथा स्टेप है लॉ ब्रेकिंग का वहीं से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मतलब एक तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पर। ठीक है, द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सॉल्ट वॉज ब्रोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, फॉरेन क्लोथ्स वॉज बाइकॉटेड, peasant refused to pay revenue at many places and forest law was violated। तो ये जब यहाँ पर कानून तोड़ा गया, लॉ ब्रेक किया गया दांडी के अंदर, उसके बाद में पूरी कंट्री में जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट करना स्टार्ट किया। फिर से एक बार पीसेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया और काफ़ी जगहों पर जो फॉरेस्ट लॉ थे वो वायलेट। नाउ इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान, अ devout disciple of महात्मा गांधी, was arrested।
1930 के अप्रैल में जो महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े फॉलोवर थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अफगानिस्तान और उस एरिया में जो है मूवमेंट चलाया था, उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड अ मंथ लेटर। उसके एक महीने बाद ही महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, विच लेड टू अटैक इन ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट करके यहाँ पे पूना में जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। अब by witnessing the horrific situation, Mahatma Gandhi was decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 मार्च 1931। जब ये मूवमेंट चला सिविल डिसोबीडियंट का, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया है और बहुत ही ब्रुटली इस मूवमेंट को जो है यहाँ पर सप्रेस किया गया। तो सिचुएशन बहुत ही हॉरिफिक थी, इसलिए महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट है वो कॉल ऑफ कर दिया था। और उसके बाद में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट कहलाता है गांधी इरविन पैक्ट। ओके, ये फोटो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दांडी मार्च का है। महात्मा गांधी और उनके फॉलोवर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, उस गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड किया गया था कि जो लगभग 1 लाख फ्रीडम फाइटर्स ऑल ओवर द इंडिया जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको जो है वो छोड़ा जाएगा और बदले में महात्मा गांधी जो है वो जाएंगे ब्रिटेन, लंदन जाएंगे, जहाँ पर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट साइंड ऑन 5 मार्च 1931 एंड गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ये फोटो यहाँ पर देख रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। 3 round table conference held 1930, 31, 32 and गांधी participated in second round table conference। उस समय 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उनका मेन एम क्या था? उनका एम ये था कि इंडिया में रहकर इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ में नेगोशिएशंस नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको जो है वो इनवाइट किया जाए लंदन में और वहाँ पर उन पर प्रेशर डाल के उनसे जो है वो डिमांड्स को मनवाया जाए। ठीक है, तो 1931 जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी ब्रिटेन गए हैं यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। डेट्स जो ईयर है आप देख रहे हैं 30, 31 एंड 32। बी आर अम्बेडकर टुक पार्ट इन ऑल 3 कॉन्फ्रेंसेज। ओनली पर्सन है बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रेक आउट, Mahatma Gandhi returned to India disappointed and he relaunched the civil disobedience movement. Over a year it continued, but by 1934 it lost its momentum. जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए तो वहाँ पर जो है वो किसी भी बात पर वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं बन पाया। महात्मा गांधी को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। किसी तरह का एग्रीमेंट, कोई भी अपनी मांगे, डिमांड्स वो वहाँ मनवा नहीं पाए। और इंडिया आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है उसे फिर से जो है वो रीस्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया भी इन्होंने, लेकिन 1 साल तक कंटिन्यू भी किया, बट आफ्टर 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है वो 1934 आते आते जो है वो लगभग ख़त्म हो गया था। अब ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, इसमें डिफरेंट जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या उनका रोल रहा और किस तरह से मूवमेंट चला, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रिच पीसेंट्स वर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो पाटीदार है वो बहुत ही एक्टिव है इस मूवमेंट के अंदर। ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये देखिए पीसेंट्स को हम 2 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक यहाँ पर रिच पीसेंट्स हैं जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं और बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर वो प्रोडक्शन करते हैं। दूसरे पुअर पीसेंट्स हैं। तो जो रिच पीसेंट्स हैं उसमें हम बात कर रहे हैं पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। वो बहुत ही एक्टिव सपोर्टर्स रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, दे बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। जब महात्मा गांधी ने 1930 में मूवमेंट स्टार्ट किया था तो बहुत ही एग्रेसिवली इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन बिना किसी जो डिमांड के पूरे हुए ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था 1931 के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो इंग्लैंड चले गए थे। इसलिए जब वो वापस लौट के आए तो और मूवमेंट को रीस्टार्ट किया
तो इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1931 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखिए, द पुअर पीसेंट्स जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। जो पुअर पीसेंट है, पुअर पीसेंट्स कौन है? जो कि जो लैंड ओनर्स हैं उनके फार्म पे काम करते हैं, ठीक है, और स्मॉल स्केल पे जो फार्मिंग करते हैं वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर? पुअर पीसेंट्स। उन्होंने जो है बहुत ही रेडिकल मूवमेंट्स किए हैं, और जहाँ जहाँ पर जिस जिस एरिया में वो लोग रहे हैं वहाँ पर सोशलिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर, कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर उन लोगों ने मूवमेंट किए हैं। द पुअर पीसेंट wanted rents of lands to be remitted, but Congress was unwilling to support the no rent campaign due to fear of upsetting the rich peasant and landlords। अब यहाँ पे जो पुअर पीसेंट है उनका ये मानना था कि कांग्रेस उनका सपोर्ट करे नो रेंट कैंपेन में। एक्चुअली जो पुअर पीसेंट है वो चाहते हैं कि जो उनसे लैंड के ऊपर रेंट लिया जाता है वो रेंट पूरी तरह से हटा दिया जाए। उस समय जो रेंट था उनसे वो लैंड ओनर्स लिया करते थे और लैंडलॉर्ड्स लिया करते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि अगर उन्होंने यहाँ पर इनका सपोर्ट किया नो रेंट मूवमेंट का, तो जो रिच पीसेंट उनके सपोर्ट में है। रिच पीसेंट कौन से? हमने देखा था अभी ऊपर यहाँ पे, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये रिच पीसेंट जो है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से, ठीक है। तो एक रीज़न था कि जिस वजह से स्टार्टिंग के अंदर सपोर्ट करने के बावजूद पुअर पीसेंट भी इस मूवमेंट से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे। देखिए सेकंड जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने किस तरह से बिहेव किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ देखिए, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, 1920 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 was formed. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and support civil disobedient movement when it was first launched। सपोर्ट कब किया है? देखो ध्यान से देखें, सपोर्ट तब किया जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, जब पहली बार मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो इसको सपोर्ट किया है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स did participate in civil disobedient movement in 1930 and 32। रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन लोगों ने यहाँ पर पूरे पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें इसके अंदर, 1930 के अंदर जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 1932 के बाद में यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। 1932 में वर्कर्स ने यहाँ पर जो स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद में वर्कर्स ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। उसका रीज़न क्या था? रीज़न यह था कि वर्कर्स को लगा कि ये जो मूवमेंट है इससे बेनिफिट सिर्फ किसको होने वाला है? जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इससे फ़ायदा होने वाला है, वर्कर्स को कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। तो इस वजह से उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। वुमेन ने इस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women। देखिए NCM के कंपैरिजन में अगर कंपेयर किया जाए इसको NCM से, तो इस मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंट में वुमेन ने ज़्यादा अमाउंट में पार्टिसिपेशन किया है। बट फॉर लॉन्ग टाइम कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन इसके बावजूद भी वुमेन को पार्टी में कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं दी गई है, ठीक है। मतलब जितने बड़े लीडर्स हैं ज़्यादातर जो है वो मेल मेंबर्स ही हैं। बड़े लेवल पर कोई भी बड़ी लीडर जो है वो वुमेन यहाँ पर नहीं है। इवन जो है वो महात्मा गांधी भी यह सपोर्ट करते थे कि वुमेन का जो काम है वो घर संभालना होता है, ठीक है। मास स्केल पे या बड़े लेवल पे जो मूवमेंट करने का काम है वो मेल मेंबर्स का है। तो एक रीज़न था कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू गिव एनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन टू एनी वुमेन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि वुमेन ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन उन्हें कोई बड़ा पोजीशन यहाँ पे नहीं दिया है कांग्रेस ने, ओके।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इस मूवमेंट की लिमिट्स क्या है और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है सेकेंड टाइम जब ये रिलॉन्च हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न उसमें आता है वो आता है दलित्स। ओके, जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, दलित्स एड्रेस एज अनटचेबल वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। दलित्स जो है उनको अनटचेबल्स माना जाता था। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो है वो स्वराज के कॉन्सेप्ट में उनको शामिल नहीं किया गया था। बट सेकेंड पॉइंट देखिए, महात्मा गांधी यूज टू कॉल देम एज हरिजन। महात्मा गांधी उन्हें कहा करते थे हरिजन, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, विदाउट होम स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड। परंतु महात्मा गांधी का यह मानना है कि बिना दलितों के सपोर्ट के स्वराज को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, स्वराज अचीव किया नहीं जा सकता। ओके, ही ऑर्गेनाइज Satyagraha for untouchables, but they were keen on different political solutions to the problem of community. They demanded reserved seats in educational institutions and a separate electorate. महात्मा गांधी ने दलितों के लिए एक सेपरेट सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें दलितों की डिमांड क्या है, दे डिमांड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, उन्होंने एक तो डिमांड किया है रिजर्व सीट्स की, कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर दलित कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट है इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर दलित लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, दलित लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है जिस एरिया में, उस एरिया में इलेक्शन में सिर्फ दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट भी सिर्फ दलित लोग ही देंगे। ये कहलाया सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। महात्मा गांधी इसमें से जो सेकंड डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसके बहुत ही ज़बरदस्त अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का मानना था कि प्रीवियसली ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिससे उन्होंने ऑलरेडी इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और अब अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे कास्ट के बेसिस के ऊपर। B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into depressed class association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at second round table conference. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रिटिश लोगों ने ये बात रखी कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बनाया जाए। इस बात के सपोर्ट में B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन महात्मा गांधी इस चीज़ के अगेंस्ट में थे। मैं बताया अभी आपको कि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर दलित लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो पूरा इंडिया कास्ट के बेसिस पे कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब महात्मा गांधी लौटने के बाद उनको जो है पूना के अंदर जो जेल में बंद कर दिया गया था। पूना में एक फेमस जेल है यरवदा जेल, वहाँ महात्मा गांधी को जो है बंद कर दिया गया था। और महात्मा गांधी को जब पता पड़ा कि जो B.R. अम्बेडकर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो है वो भूख हड़ताल कर दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने यहाँ पर फास्टिंग स्टार्ट कर दी थी कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाएगी वो खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, लंबे टाइम तक उन्होंने भूख हड़ताल रखी। उसके बाद फाइनली B.R. अम्बेडकर को उनको मनाना पड़ा और ये एक पैक्ट साइन हुआ यहाँ पर जो पूना पैक्ट कहलाता है, सितंबर 1932 में साइन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट जो है साइन होने के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए, इट गेव डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो एक बात आपको ध्यान रखनी है ये वाली, कि जो ये पूना पैक्ट हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो पहले डिमांड रखी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको B.R. अम्बेडकर ने जो है वो डिनाई कर दिया था, क्योंकि गांधी जी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड अब नहीं की जाएगी। लेकिन ये डिसाइड किया गया फाइनली कि जो डिप्रेस क्लास है यानी कि शेड्यूल कास्ट है उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया था पूना पैक्ट के अंदर फाइनली यहाँ पर। तो इसके वजह से भी
जो दलित लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था उसमें दलित लोगों ने उस लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि वो लोग गांधी जी के अगेंस्ट हो गए थे, बिकॉज गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुस्लिम्स का रोल क्या रहा वो देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस ड्यू टू विच द रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सेंड। जब खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया था उसके बाद में मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी है दोनों में बहुत सारे जो है वो डाइवर्जन्स क्रिएट हो गए थे। इस वजह से मुस्लिम्स अपने आप को कांग्रेस पार्टी से डिफरेंट समझने लग गए थे और उनके बीच में जो है वो गैप बहुत ही बढ़ गया था। ठीक है, इस वजह से जो रिलेशन थे हिंदू एंड मुस्लिम्स के वो भी यहाँ पर क्या हो गए हैं, वर्स हो गए हैं, और दोनों की डिमांड भी जो है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। ठीक है, इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इफ मुस्लिम्स वर assured रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन proportion टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट। मुस्लिम्स यहाँ पर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं और इलेक्शन में भी मुस्लिम्स ही खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि वो ये डिमांड छोड़ सकते हैं अगर ये अश्योर किया जाए कि सेंट्रल असेंबली के अंदर मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, बट द होप of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jacker, the Hindu Mahasabha, strongly opposed efforts to compromise। लेकिन जो M.R. जैकर थे हिंदू महासभा के 1928 में उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि किसी भी तरह का जो है वो रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के फ्लॉप होने के जो रीजंस थे उसमें मेन जो रीज़न आता है उसमें यह है कि दलित जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं किया, मुस्लिम्स जो है उन्होंने भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। दो बड़े रीजंस तो यही हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें यहाँ पे तो वुमेन का जो है हमने बात की कि वुमेन ने पार्टिसिपेशन तो बहुत किया लेकिन उनको इम्पोर्टेंट पोजीशंस जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात यहाँ पे की जो पीसेंट थे, पीसेंट का भी सेम रोल रहा यहाँ पे। पीसेंट्स ने स्टार्टिंग पार्टिसिपेशन किया लेकिन बाद में उन लोगों ने जो सेकेंड टाइम मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फर्स्ट जो मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन सेकेंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन लोगों ने नहीं किया। सिमिलरली अगर बात की जाए इंडस्ट्रियलिस्ट की तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था लेकिन बाद में उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया सेकेंड टाइम जब मूवमेंट हुआ। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है फाइनली जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ और इन दी एंड 34-35 आते रहते वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है आपका इसमें द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism। तो यहाँ पर चीज़ ये है कि जो लोग हैं उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में बात यहाँ पे की है। तो इसमें हिस्ट्री, फॉकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स, इन सब का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। लोग आपस में यूनाइट तभी होते हैं जब उन सब का इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्या हो, सेम हो। ठीक है, किस्से, कहानियाँ जो वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, देशभक्ति के सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स मतलब कि प्रिंटिंग के थ्रू लोगों में ये जो है वो मैसेज जनरेट किया जाए कि वो सब जो है वो प्रीवियसली एक ही क्लैन से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, ताकि उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या हो, जनरेट हो। इसके अलावा इस तरह के सिंबल्स काम में लेना जिससे लोगों को इनेट किया जा सके। तो इंडिया के अंदर जो कॉमन पीपल हैं उनमें नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लिया गया वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। फाइनली in 20th century the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. Bankim Chandra Chattopadhyay created the image, and in the 1870s he wrote Vande Mataram as a hymen to motherland, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो भारत माता का जो है वो इमेज फॉर्म किया गया है यहाँ पे, और सेकंड जो है वंदे मातरम सॉन्ग यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड his famous image of Bharat Mata portrayed as ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. यहाँ पर एक फ़ोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोटो जो है वो भारत माता की पेंटिंग है जो कि बनाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उन्होंने कंट्री को एक मदर फिगर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। बताया गया है कि भाई ये देश जो है, कंट्री जो है हमारे मदर की तरह है, और हम सब जो है वो इसके जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, और सब आपस में हमको यूनिटी से रहना है। एक मैसेज जो है यहाँ पे जनरेट किया गया था इस तरह का सिंबल डिज़ाइन करके, ठीक है। तो जो ये बात यहाँ पे हुई है, चाहे वंदे मातरम सॉन्ग हो, चाहे भारत माता की इमेज हो, इन सब के थ्रू जो है वो लोगों को एक कॉमन चीज़ से जो है वो आपस में जोड़कर यूनाइट किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इसके अंदर, इन लेट 19th century इंडिया nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured village to gather folk songs and legends। मतलब कि जो हमारे इतिहास के पॉपुलर फिगर हैं, हिस्ट्री के जो पॉपुलर फिगर हैं, चाहे वो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट में जैसे कि महाराणा प्रताप हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं जिन लोगों ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, उनके किस्से और कहानियाँ गांव-गांव जाकर लोगों को सुनाना, ठीक है, और लोगों को जो है वो एनकरेज करना कि जिस तरह से उन लोगों ने, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो है वो काम किया, वैसे हमें भी अपने अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप करते हुए अपनी कंट्री के लिए जो है वो वर्क करना चाहिए आगे आके। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो was designed, which had 8 lotus representing 8 provinces of British India and crescent moon representing Hindus and Muslims। अब यहाँ पर देखिए सिंबल्स की हेल्प से किस तरह से लोगों में यूनिटी जो है पैदा की जा रही है, उसका एग्जांपल देखिए आप। जो फर्स्ट फ्लैग है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट फ्लैग डिज़ाइन किया गया था जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में। आपको याद हो तो जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में हुआ था क्योंकि बंगाल का डिवीजन कर दिया गया था 2 पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो उस मूवमेंट के दौरान ये फ्लैग डिज़ाइन किया गया फर्स्ट वाला। इसमें उस समय इंडिया में ब्रिटिश 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश लोगों के, उन 8 प्रोविंसेस को 8 लोटस की फॉर्म में दिखाया गया है। इसके अलावा वंदे मातरम का सिंबल और एक यहाँ पर मून और एक यहाँ पर जो है वो सन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो देखिए, बाय 1921 गांधी जी डिजाइंड द स्वराज फ्लैग, अ ट्राइकलर रेड, ग्रीन एंड वाइट and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal for self help। तो यहाँ पे जो एक फ्लैग आप देख रहे हैं ये वाला 1921 में इसको डिज़ाइन किया गया था, महात्मा गांधी डिज़ाइन किया था। ये महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उससे जो है ये इंस्पायर्ड था। यहाँ पे 3 कलर शो किए गए हैं, रेड, ग्रीन एंड वाइट। इसके अलावा सेंटर में जो है एक स्पिनिंग व्हील शो किया गया है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो 6 फ्लैग आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो इंडिया का फ्लैग जो डिज़ाइन किया गया और फाइनली अपने ट्रू फॉर्म में आया। 1906 का फ्लैग, 1907 थोड़ा चेंज किया गया था इसके अंदर। उसके बाद 1917 ये जो फ्लैग है 1921 का, ये डिज़ाइन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 1931 का जो फ्लैग है ये वाला, आपको याद हो तो बताया था मैंने आपको कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में ये फ्लैग डिज़ाइन किया गया था 1931 वाला, और फाइनली जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी तो 1947 में जो फाइनल फ्लैग है ये डिज़ाइन हुआ। 1931 और 47 के फ्लैग में डिफरेंस खाली इतना था कि स्पिनिंग व्हील को अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया था फाइनल फ्लैग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं
इनको यूज़ करके लोगों को जो है वो आपस में यूनाइट किया गया ताकि वो एक कॉमन एम के लिए आपस में यूनाइट हो और नेशनलिज्म की फीलिंग को अपने अंदर जनरेट करके एक कॉमन जो उनका एनिमी है ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करें। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।